तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये माइक्रोमैक्स का एक फ़ोन है और इसको खोलने के लिए सबसे पहले हम इसका जो बैक कवर है उसको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो इसका बैक कवर को हमने इस तरह से बाहर कर लिया है। आप देख सकते हो ये जो बैटरी है वो 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी है और इसका जो एम्पियर है वो 2000 mAh है। तो चलिए इस बैटरी को हम निकाल लेते हैं पहले। और दोस्तों बैटरी को निकालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोमैक्स का A120 मॉडल है। तो दोस्तों अब इसका जो अंदर का पार्ट्स है उस सभी को खोलने के लिए हमें इसका जो जितने भी स्क्रू है सभी को निकालना जरूरी है। तो दोस्तों इसका जितने भी स्क्रू था सभी को मैंने पहले निकाल लिया है जिससे वीडियो बनाने में थोड़ा आसानी हो। तो चलिए अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर के पार्ट्स को निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, इसका जो पीछे का कवर है उसको निकालना है। तो पीछे का कवर को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा गैप बनाना होता है इस तरह से, और गैप बनाने के बाद इस तरह का एक ओपनर का जरूरी होता है जो मतलब इसका जो लॉक होता है उसको खोलने के लिए हमें हेल्प करता है। तो इसको लेके आप इस तरह से इसको इसमें फंसाने के बाद आप इस तरह से इसको स्क्रॉल कर सकते हो, जैसे इसको इस तरह से घुमा सकते हो और घुमाने के बाद इसका जितने भी लॉक होगा वो सभी ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको इस तरह से घुमा के इसका जितने भी लॉक है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हो इस तरह से इसका जो पीछे का कवर है वो निकल रहा है। तो दोस्तों कभी भी आपको इस तरह का अगर बैक कवर को ओपन करना है तो इस तरह का एक टूल मिलता है, तो इसको यूज करें। इसको ओपनर टूल बोला जाता है। तो इसको यूज करने पर क्या होगा, आपका जो मतलब ये जो पीछे का कवर है उसमें स्क्रैच नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह का जो स्क्रू ड्राइवर है उसको यूज करके अगर ओपन करते हो तो इसमें स्क्रैच आने का भी, और क्या होगा इससे इसके अंदर का जो पार्ट होगा उसमें भी डैमेज होने का चांसेस रहेगा, जैसे कि डिस्प्ले का पीछे का कवर और जो मतलब टच क्रैक होने का भी चांसेस रहता है। तो दोस्तों जब भी आप काम करें तो इस तरह का टूल का यूज जरूर किया करें। तो चलिए मैं इसको इस टूल से ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ये जो काम है उसको बहुत ही धीरे से करना होता है, मतलब जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में काम करने से आपका इसका जो पार्ट्स है वो डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो चलिए दोस्तों मैं इस कवर को निकाल लिया हूँ, आप देख रहे हो इस तरह से। तो दोस्तों इस कवर को इंटरमीडिएट कवर बोला जाता है और इसके पीछे का जो एक कवर था जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में निकाला था तो इसको बोला जाता है बैक कवर और इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट कवर। तो इंटरमीडिएट कवर क्या करता है कि जो बोर्ड होता है उसको कवर करता है और इसके अंदर मतलब बहुत सारे कुछ पार्ट्स भी लगे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे की तरफ एक रिंगर डाला गया है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे टिप भी बनाया गया है। अब यहाँ पे देख रहे हो मतलब 2 टिप यहाँ पे है और 2 टिप यहाँ पे भी है और एक छोटा सा टिप यहाँ पे भी है। तो दोस्तों ये जो पार्ट है वो रिंगर है, मतलब जो रिंगटोन और जो हम म्यूजिक प्ले करते हैं मोबाइल के अंदर तो उसका जो साउंड होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है रिंगर। और उसके बाद ये जो टिप आप देख रहे हो तो इसको एंटीना टिप बोला जाता है। और दोस्तों ये जो टिप है इसके पीछे आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैं इसको पीछे टर्न करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक ब्लैक कलर का स्ट्रिप यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो स्ट्रिप है वो एंटीना है, इसके अंदर एक मेटल का प्लेट होता है। आपको यहाँ पे दिखाई तो नहीं देगा लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा शैडो जैसा आप देख पा रहे होगे। तो इसके अंदर एक मेटल का स्ट्रिप होता है जो एंटीना के लिए काम करता है। तो दोस्तों जो पहले की मोबाइल होती थी तो उसमें एरियल के लिए एक मतलब बाहर की तरफ एक एरियल को निकाला जाता था। तो उस तरह का एरियल नए मोबाइल में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसका जो लुक है उससे बाधा हो जाएगा। तो इसीलिए मोबाइल का जो इंटरमीडिएट कवर होता है उसके अंदर ही इस तरह का एक मेटालिक प्लेट को रख के उसको ऊपर से मतलब एक टेप लगाया हुआ है, तो इस टेप से कवर कर दिया गया है। और दोस्तों ये जो मेटल का पार्ट है वो एंटीना के रूप में काम करता है, जो मतलब सिग्नल को रिसीव करता है, आने वाले सिग्नल को रिसीव करता है। जो सिग्नल मोबाइल से जब बाहर की तरफ जाता है तो उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो अगर आपका ये जो टिप है उसमें अगर मतलब यहाँ पे ब्लैक डॉट हो गया, मतलब कार्बन जम गया, या समटाइम्स मानिए इसका जो मतलब कॉन्टेक्ट है वो अच्छी तरह से बोर्ड के साथ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा आपका जो मोबाइल का नेटवर्क है वो नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंटीना और यहाँ पे भी एक एंटीना और यहाँ पे भी एक एंटीना है। तो मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एंटीना मोबाइल का है और कौन सा एंटीना मतलब दूसरे फंक्शन के लिए है। एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर 3 तरह की एंटीना का यूज किया जाता है। एक होता है मोबाइल के लिए, जो मोबाइल का सिग्नल जो हम कॉल करते हैं, कॉलिंग का सिग्नल इन और आउट करने के लिए। तो वो क्या होता है, उसका रेंज बहुत ही बड़ा होता है क्योंकि मोबाइल का जो टावर होता है और मोबाइल से उसका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उसका जो एंटीना होता है सबसे बड़ा होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो एंटीना है मतलब सबसे बड़ा दिख रहा है कंपेयर टू अदर्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा एंटीना यहाँ पे है, तो एक छोटा एंटीना है और यहाँ पे भी एक बहुत ही छोटा सा एंटीना यहाँ पे भी रखा गया है। तो सबसे बड़ा एंटीना ये है, तो इसीलिए ये जो एंटीना है वो मोबाइल के लिए यूज होने वाला एंटीना है। उसके बाद यहाँ पे जो आप एंटीना देख रहे हो तो ये एंटीना वाईफाई के लिए यूज होने वाला एंटीना है और ये जो एंटीना है वो ब्लूटूथ के लिए यूज होने वाला एंटीना है।
तो दोस्तों इस तरह से आप मतलब किसी भी मोबाइल में अगर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इस एंटीना का जो टिप है उसको क्लीन करना है और इसको मतलब देखना है मतलब फिजिकली डैमेज तो नहीं है, तो इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। तो इसके अंदर जो सिग्नल आता है वो मोबाइल के बोर्ड उसको देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल के बोर्ड में इस तरह का 3 यहाँ पे आप देख रहे हो 3 पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है। तो ये तीनों पॉइंट इस तरह का यहाँ पे आप जो डॉट है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही डॉट है, मतलब 2 ही टिप यहाँ पे बनाया है, एक टिप यहाँ पे उखड़ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उखड़ने के बाद जो इसका जो मार्क है वो यहीं पे बना हुआ है। तो इसका जो 3 लेग्स है एंटीना का, वो इसका जो 3 टिप है उससे कनेक्ट होता है और उसके बाद मोबाइल से जो भी सिग्नल बाहर जाना होता है वो एंटीना को मिल जाता है। ये जो एंटीना है पीछे की तरफ उसको मिल जाता है और सिग्नल बाहर की तरफ चला जाता है। और कोई सिग्नल अगर बाहर से आता है तो पहले एंटीना को मिलता है और फिर एंटीना यहाँ टिप तक उस सिग्नल को लेकर आता है और फिर इस लेग को सिग्नल मिलता है और लेग को मिलने के बाद इसका जो मेन बोर्ड है यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख रहे हो इस तरह से। और दोस्तों ये जो एंटीना का बोर्ड है वो बहुत ही छोटा सा है इस मोबाइल के अंदर। इसी मोबाइल के अंदर ये मेन बोर्ड के साथ ही कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें मतलब छोटा सा यहाँ पे इसका डिजाइन मतलब कुछ अलग है। तो इसके लिए तो एंटीना के लिए अलग एक छोटा सा बोर्ड यहाँ पे रखा गया है। तो इस बोर्ड के अंदर जो भी सिग्नल इन या आउट होता है तो उसको मेन बोर्ड के अंदर आना जरूरी होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का एक केबल रखा गया है। तो इस केबल को RF केबल बोला जाता है, आप देख सकते हो इस तरह से। केबल को मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ और ये जो बोर्ड है एंटीना का उसको भी मैं आपको इस तरह से निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो केबल है उसको RF केबल बोला जाता है, जो एंटीना का सिग्नल को इस बोर्ड में मतलब कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। तो ये एंटीना का बोर्ड हो गया, लेकिन सभी मोबाइल में आपको इसी तरह का अलग एक बोर्ड नहीं देखने को मिल सकता है। मतलब समटाइम्स क्या होता है जो मेन बोर्ड होता है उसमें भी एंटीना को रखा जा सकता है। तो डिपेंड करता है आपका मोबाइल का डिजाइन किस तरह का है। तो ये जो बोर्ड हो गया वो एंटीना का बोर्ड हो गया और इस तरह का केबल को हम RF केबल बोलते हैं। तो कभी भी हमारे मोबाइल में अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस टिप को देख लेना है, इस टिप में कोई डैमेज है तो उसको रिपेयर करना है, उसको क्लीन करना है पहले। और उसको क्लीन करने के बाद अगर फंक्शन नहीं हो रहा है तो ये जो टिप है मतलब वो सभी को क्लीन करना है अच्छी तरह से। अगर इसमें ब्लैक डॉट या मतलब कार्बन बोला जाता है उसको, कार्बन जम जाता है तो भी मतलब काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह का जो RF केबल होता है उसका कनेक्शन चेक करना है, क्योंकि अगर एक केबल इसमें कनेक्ट नहीं होगा तो इसका सिग्नल इन और आउट नहीं हो पाएगा। तो इसका केबल चेक करना है और केबल में अगर आपको कहीं फिजिकल डैमेज है मतलब कट फट और ज्यादा बेंडिंग, अगर आपको इस तरह से मतलब कुछ बेंडिंग का अगर आपको दिखाई दे तो केबल को चेंज कर देना है। और केबल का कनेक्शन मेन बोर्ड के साथ भी होता है, मतलब नीचे की तरफ केबल का कनेक्शन यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से मोबाइल में नो नेटवर्क का प्रॉब्लम का हम जो बेसिक सोल्यूशन है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हमारे मोबाइल में वाईफाई का सिग्नल वीक और मतलब नहीं आने का, वाईफाई कनेक्ट नहीं होने का प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें इस एंटीना को चेक करना है। तो मोबाइल का एंटीना है वो सबसे बड़ा होता है और उससे जो छोटा एंटीना होता है वो वाईफाई के लिए होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एंटीना है वो वाईफाई के लिए है। तो ये जो पार्ट है उसे रिंगर बोला जाता है। तो रिंगर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो हमें किस तरह से चेक करना है इसका भी प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो रिंगर है वो रिंग टोन देने का काम करता है, या जो हम म्यूजिक प्ले करते हैं तो वो जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस करने का काम है रिंगर करता है। और इसका पोजीशन ऑलवेज बैक की तरफ होता है। और एक और स्पीकर होता है जिसे हम ईयर पीस या ईयर स्पीकर बोलते हैं। तो वो क्या होता है, जो हमारे कान है वहाँ उसके पास रखा गया होता है और उसका काम क्या होता है, जब हम मोबाइल में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो जो आवाज हम सुनते हैं अपने कान के अंदर तो वो प्रोड्यूस करने का काम वो जो एयर स्पीकर होता है वो करता है। तो फ्रंट साइड में होता है तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में करने वाला हूँ। लेकिन ये जो बैक साइड में रहने वाला स्पीकर है जिसे रिंगर भी बोला जाता है या समटाइम्स बजर या लाउड स्पीकर भी हम बोलते हैं, तो इसका रिपेयरिंग किस तरह से करना है। तो मानिए अगर इसमें साउंड नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, इस स्पीकर को पहले चेक करना है। और स्पीकर को चेक करने से पहले आपको क्या कर लेना है, इसका भी लेग जो आप यहाँ पे देख रहे हो, का जो 2 लेग है यहाँ पे देख रहे हो 2 लेग इस तरह से, तो दोनों लेग को पहले क्लीन कर लेना है। और लेग को क्लीन करने के बाद इसका भी टिप होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ बोर्ड में। मतलब एक कुछ इस तरह से प्लेस होता है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हो साउंड निकलने के लिए पीछे की तरफ इस तरह से नेट बनाया गया है, तो यहाँ से साउंड निकलता है। और तो चलिए मैं आपको यहाँ पे जो बैक कवर है उसमें भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी मतलब साउंड निकलने के लिए होल्स बनाया गया है, क्योंकि अगर होल्स नहीं होगा तो साउंड मतलब बाहर अच्छी तरह से नहीं निकल पाएगा। तो जहाँ पे स्पीकर होता है वहाँ पे इस तरह का होल्स बनाया गया होता है और यहाँ पे भी आप देख रहे हो नेट रखा गया है और इसके बैक साइड में क्या है, स्पीकर को प्लेस किया गया। तो स्पीकर का जो 2 लेग है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, बोर्ड के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो बोर्ड के साथ कनेक्ट होने के लिए आप देख रहे हो बोर्ड यहाँ पे है, तो बोर्ड से मतलब 2 टिप को बाहर निकाला गया इस तरह से, आप यहाँ पे देख रहे हो। तो अगर स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, स्पीकर का जो लेग है उसको क्लीन कर लेंगे और फिर यहाँ पे जो टिप बना है उसको हम क्लीन कर लेंगे। और ये क्लीन करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो हम स्पीकर को चेक करेंगे, क्योंकि स्पीकर में फॉल्ट होने पर भी साउंड नहीं आने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको चेक करने का प्रोसेस भी सेम है। इसको चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, स्पीकर का जो 2 लेग है उसमें टच करना है इस तरह से।
और टच करने के बाद आप देख सकते हो इसका जो रीडिंग है, तो दोस्तों इस तरह से चेक करने पर जो रीडिंग है वो मतलब 7 to 12 आना चाहिए। तो इसके अंदर जो रीडिंग है वो 6 दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीकर मतलब प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकता। स्पीकर काम करेगा लेकिन इसका जो साउंड प्रोडक्शन होगा वो थोड़ा सा कम हो सकता है। मतलब रीडिंग अगर मतलब 7 to 12 से कम या ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब स्पीकर फुल्ली फल्टी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कॉइल को रख के बनाया गया होता है स्पीकर को, तो उस कॉइल का जो रीडिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाता है या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और वो होने पर क्या होगा, जो स्पीकर साउंड होगा वो मतलब अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। साउंड थोड़ा कम या मतलब कुछ फटा सा साउंड आने का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर इसका रीडिंग अगर बिल्कुल नहीं आता, कोई भी रीडिंग अगर नहीं देता मल्टीमीटर, तो क्या होता है, स्पीकर फुल्ली फॉल्टी होता है और स्पीकर काम नहीं करता। तो इस तरह से अगर स्पीकर रीडिंग कम या ज़्यादा आता है तो इसका मतलब होता है स्पीकर में पार्शियली फॉल्टी है, मतलब फुली फॉल्टी नहीं है। उसमें मतलब साउंड मतलब डिस्टॉर्ट होने का प्रॉब्लम हो सकता है, साउंड अच्छा नहीं आने का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर इसका रीडिंग अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीकर मतलब बिल्कुल काम नहीं करेगा, मतलब इसके अंदर से जो साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आप स्पीकर को चेंज भी कर सकते हो, या अगर आपका साउंड भी अच्छा नहीं आ रहा है तभी भी आप स्पीकर को चेंज कर सकते हो। लेकिन तो अगर स्पीकर को चेंज करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो बोर्ड है उसमें चेक करना है। तो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम मतलब पहले स्पीकर को चेंज करें फिर क्या करें, मतलब स्पीकर चेंज करने के बाद अगर बोर्ड में प्रॉब्लम है तो फिर हम बोर्ड को रिपेयरिंग करें, मतलब दोहरा काम हो जाता है। तो स्पीकर को चेंज करने से पहले आप मतलब बोर्ड में फॉल्ट है या नहीं है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसका भी एक बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको मल्टीमीटर को सेम बीप मोड में ही रखना है, सेम बीप मोड में रखना है पहले की तरह। और उसके बाद क्या करना है, मतलब ये जो रेड प्रोब है, रेड प्रोब, तो उसको माइनस में रखना है, कहीं पे भी आप माइनस में रख सकते हो। और फिर जो ब्लैक प्रोब है उसे हमें इसका जो दोनों टिप है उसमें चेक करना है इस तरह से। तो आप देख सकते हो इसमें जो रीडिंग आ रहा है वो 356 है। तो दूसरे टिप में भी आप देख रहे हो मतलब 356 रीडिंग आ रहा है। जैसे अगर टिप में रीडिंग आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, बोर्ड के अंदर का जो कंपोनेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि बोर्ड का कंपोनेंट अगर ओपन है तो इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आएगा। तो ये जो स्पीकर टिप है उसके साथ कोयल कैपेसिटर और रजिस्टर को जोड़ा गया होता है। तो अगर कोयल फॉल्टी हो जाता है तो कोयल मोस्टली क्या होता है, सीरीज कनेक्टेड होता है। तो अगर इसमें नो वैल्यू देता है तो इसका मतलब हो जाता है कि जो कोयल है वो फॉल्टी है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में जो भी कंपोनेंट है वो ओपन हो जाने पर क्या होगा, जो लाइन है वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं आ पाएगा, कोई भी रीडिंग नहीं आ पाएगा। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है कि जो रीडिंग है वो बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब रीडिंग आ रहा है, कुछ रीडिंग मतलब 250 से लेके 700 के बीच में यहाँ पे रीडिंग आ सकता है। तो 250 से लेके 700 तक के बीच में रीडिंग अगर आ रहा है तो मतलब इसके अंदर का जो कोयल है और जो और कंपोनेंट है वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन मानिए यहाँ पे बीप आ रहा है, मतलब ग्राउंड के साथ टच करने पर अगर बीप आ रहा होता तो इसका मतलब क्या होता है, कोयल सही है लेकिन जो पैरेलली कनेक्टेड कंपोनेंट होते हैं जैसे रजिस्टर और कैपेसिटर, तो उसमें फॉल्ट होने का चांसेस होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप मतलब फाइंड कर सकते हो कि आपका बोर्ड में फॉल्ट है या नहीं है। तो स्पीकर चेंज करने से पहले आप इस तरह का जो टिप है उसमें रीडिंग को चेक कर ले, और रीडिंग अगर मतलब प्रॉपर नहीं आ रहा है, 250 से 700 के बीच में अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, आपका जो बोर्ड है उसमें फॉल्ट है। अगर यहाँ पे बीप आ रहा है तो भी आपका बोर्ड फॉल्ट है, इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रहा है तो भी आपका जो बोर्ड है वो फॉल्ट है। इस तरह से आप बोर्ड का फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो। और बोर्ड में फॉल्ट नहीं है तो इसका मतलब 100% आपका जो स्पीकर है वो फॉल्ट होगा। तो इस तरह से आप एक एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर का जो रिंगर होता है उसका टोटल रिपेयरिंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है बैटरी कनेक्टर का, जो मतलब पूरे बोर्ड को वोल्टेज सप्लाई करता है, मतलब एनर्जी का जो सोर्स है मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए जितने भी एनर्जी जरूरत होता है तो उसको सप्लाई करने के लिए इस तरह का कनेक्टर होता है। इसमें कोई फॉल्ट आता है तो हमारा मोबाइल बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो इस फॉल्ट को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, तो इसको दूर करने के लिए या इसमें फॉल्ट है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, तो डेड मोबाइल को चेक करने का प्रोसेस भी इसे बोला जाता है। तो हम एक डेड मोबाइल को चेक करने के लिए मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे आप पहले बैटरी को चेक कर ले, बैटरी में फॉल्ट है, जैसे इसके साथ मतलब कि बैटरी होता है, मैं इसी का बैटरी है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसी मोबाइल का बैटरी है। तो अगर एक मोबाइल डेड है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले इस बैटरी को चेक करना है
तो इसीलिए डीसी 20 वोल्ट में रख के, और इसका जो दोनों प्रोब है उसको आप टच कर सकते हो, कहीं पे टच करो मैटर नहीं है, मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस में भी कर सकते हो, अपोजिट भी कर सकते हो। अपोजिट करने पर आपका जो रीडिंग है वो मतलब निगेटिव आएगा, और सेम करने पर आपका जो रीडिंग है वो पॉजिटिव आएगा। मतलब सिमिलर करने पर आपका जो रीडिंग है आप देख रहे हो इस तरह से पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर हम प्रोब को अपोजिट करके इसको चेक करते हैं तो जो हमारा रीडिंग है आप देख रहे हो आगे निगेटिव का साइन आ गया। तो इस तरह से हम बैटरी का प्लस पिन और माइनस पिन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अगर ये मिट गया है यहाँ से सिंबल इसका, तो आप चेक करें, अगर आपका रीडिंग पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब रेड के साथ प्लस और ब्लैक के साथ माइनस है। आप देख सकते हो इसका जो रीडिंग है 3 है, 2.99 मतलब 3 के करीब है। मतलब ये जो वोल्टेज है इसका डाउन है, 3.7 होना चाहिए या 4.2 तक हो सकता है फुल चार्ज होने के बाद। तो अभी इसका वोल्टेज 3 है, इसका मतलब इस बैटरी से मोबाइल ऑन नहीं होने वाला है, मतलब ये बैटरी डैमेज है, इसको रिप्लेस करना है या तो इसको बूस्ट करके मतलब हमें इस मोबाइल में डालना होगा। अगर मोबाइल डेड है तो सबसे पहले बैटरी चेक करें, और उसके बाद अगर बैटरी डेड है तो नए बैटरी को डालें, या तो डीसी पावर सप्लाई से आप वोल्टेज दे सकते हो 3.7 से लेके 4.2 सेट करके इस बैटरी कनेक्टर में आप वोल्टेज दे सकते हो। लेकिन वोल्टेज देने के टाइम में आपको क्या करना है, मतलब प्लस में प्लस और माइनस में माइनस ही डालना है। अपोजिट अगर डालोगे तो मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा। तो चेक करने के टाइम में आप अपोजिट डालो तो भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको जब वोल्टेज देते हो मोबाइल के अंदर तो उस टाइम में आपको सिमिलर डालना है, यानी कि प्लस में प्लस माइनस में माइनस ही डालना है। तो चलिए मैं इसका जो सॉर्टिंग टेस्ट किस तरह से करना है, तो मैं मल्टीमीटर को बीप में सेट कर देता हूँ, और इसका सॉर्टिंग किस तरह से फाइंड करना है, यानी कि मोबाइल का जो बोर्ड है वो शॉर्ट है या नहीं है, और किस तरह से कितना रीडिंग आना चाहिए इसका प्लस में, और जो बीच का पिन होता है जिसे हम BSI बैटरी स्टेटस इंडिकेटर पिन बोलते हैं उसमें, और जो नेगेटिव पिन होता है तो उसमें किस तरह का रीडिंग आना चाहिए, तो सभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो रेड प्रोब है उसको माइनस में रखना है, मतलब ब्लैक प्रोब को माइनस में रख के आप नहीं चेक कर सकते, आपका जो रीडिंग है वो नहीं आएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ब्लैक को यहाँ पे रखा हूँ, तो चलिए रीडिंग देखिए, कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है, इन्फिनिटी रीडिंग है। बीच में भी आपको चेक करके दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी इन्फिनिटी रीडिंग है, यहाँ बॉडी में टच हो रहा है, बॉडी का मतलब माइनस होता है तो इसलिए बीप दे रहा है, तो ये भी इन्फिनिटी है, और माइनस तो बीप देगा। माइनस को किसी तरह से भी चेक कर सकते हो। तो अगर हमें प्रॉपर रीडिंग चाहिए तो हमें क्या करना है, रेड को ग्राउंड में टच करना है और फिर ब्लैक से चेक करना है। ब्लैक से चेक करने पर चलिए आप देख सकते हो इस तरह से, ब्लैक से चेक करने पर जो पॉजिटिव का रीडिंग है, मतलब मानिए आपको मतलब ये पिन मालूम नहीं कौन सा पिन है, तो इसका रीडिंग देखिए कितना है 399, और जो बीच वाला है उसका रीडिंग देखते हैं, तो इसका रीडिंग है 1574। तो जो रीडिंग लो होता है उसको पॉजिटिव माना जाता है, और जो रीडिंग हाई होता है उसको BSI पिन माना जाता है। तो इस तरह से एक बोर्ड में जुड़े बैटरी कनेक्टर का प्लस माइनस और BSI पिन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मल्टीमीटर से। दोस्तों ये जो रीडिंग था वो बिल्कुल सही था, मतलब ये जो पॉजिटिव है उसका रीडिंग 250 से ज़्यादा आना चाहिए, 250 से लेके 700 के बीच में कोई भी रीडिंग आ सकता है, मतलब वो डिफरेंट मोबाइल का डिफरेंट रीडिंग हो सकता है। तो 250 से 700 तक का रीडिंग प्लस शो करता है, और जो BSI है मतलब उसका रीडिंग होता है 450 से लेके 1800 तक। ये दोनों में कंपेयर करोगे तो मतलब जो प्लस है वो कम वैल्यू वाला होगा, और जो BSI है वो ज़्यादा वैल्यू वाला होगा। तो इस तरह से हम प्लस BSI और माइनस को फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये प्लस में बीप दे रहा है, मतलब माइनस में तो बीप देगा ही, लेकिन प्लस में भी अगर बीप दे रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, बोर्ड शॉर्ट है। तो बोर्ड शॉर्ट होने पर क्या करना है, आपको जो बैटरी कनेक्टर के करीब में जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सभी को चेक करना है। जो भी कंपोनेंट्स आपको शॉर्ट मिले उसको पहले निकाल दे जाना है। आपको ये बोर्ड शॉर्ट होने पर आपको पूरी बोर्ड के अंदर बहुत सारी कैपेसिटर्स में डिफरेंट सेक्शन में, जैसे कि नेटवर्क सेक्शन, पावर IC सेक्शन, इस तरह के सेक्शन में आपको शॉर्टिंग मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो टारगेट आपको करना है बैटरी कनेक्टर के पास में करना है। बैटरी कनेक्टर के पास में जितने भी कंपोनेंट आपको मतलब शॉर्ट दिखाई दे उसको आपको निकाल देना है, और निकालने के बाद अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपको आगे ट्रबल शूट करना है। या तो क्या कर सकते हैं, आपको लो वोल्टेज मतलब 1.5 to 2 वोल्ट दे के इसको मतलब देना है। मतलब नॉर्मली हम 3.7 बोल देते हैं, लेकिन शॉर्टिंग की कंडीशन में आप अगर 3.7 दे रहे हो तो आपका मतलब बोर्ड डैमेज होने का, IC मतलब जलने का चांसेस रहता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करना है, 1.5 to 2 वोल्ट आपको देना है यहाँ पे, और चेक करना है कहीं पे कोई कंपोनेंट्स गर्म हो रहा है या नहीं।
और कोई कंपोनेंट्स गर्म हो रहा है तो उस सेक्शन में जितने भी मतलब कंपोनेंट्स हॉट आपको मिले उसको पहले निकाल देना है। तो दोस्तों इस तरह से हम एक शॉर्ट मोबाइल का ट्रेसिंग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पार्ट है वो बैक कैमरा है और इसके बगल में आप ये जो पार्ट देख रहे हो वो मतलब फ्रंट कैमरा है। तो दो कैमरा को इस तरह से यहाँ पे डाला गया है। तो मानिए अगर एक कैमरा फॉल्टी हो जाता है तो हमें क्या करना है, इस कैमरा को बहुत ही आसानी से इस तरह से निकाल देना है। इसको हम इस तरह से ऊपर करने पर एक कैमरा निकल जाता है, आप देख रहे हो इस तरह से। तो फॉल्टी कैमरा को इस तरह से निकाल के बाहर कर देना है और जो सही कैमरा है उसको लाके यहाँ पे फिर से डाल देना है। इस तरह से यहाँ पे रखना है और फिर इस बटन को इस तरह से प्रेस कर देना है तो ये बोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो कैमरा फॉल्टी है तो हम एक कर सकते हैं, लेकिन मानिए कैमरा बिल्कुल सही है, मतलब नए कैमरा को आप डाले फिर भी आपका क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, एक कैमरा के कनेक्टर के बगल में आप बहुत सारे आपको कंपोनेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ कंपोनेंट यहाँ पे डाला गया है और कुछ कंपोनेंट इस साइड में है। तो मतलब हमें पता नहीं है कि एक कंपोनेंट इस कैमरा का है या इस कैमरा का है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैमरा कनेक्टर में बहुत सारे पिन है, तो सभी पिन में टच करके इससे रिलेटेड कंपोनेंट को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसका पिन का जो आप साइज है आप देख सकते हो बहुत ही छोटा पिन्स है और बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड है, मतलब बहुत ही नजदीक इसको रखा गया है। तो इस कंडीशन में हमें हर एक पिन के साथ जो कनेक्टेड कंपोनेंट होता है उसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए मैं इस पे रख के एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जो कंपोनेंट है वो मतलब कैमरा के इस पिन के साथ बीप दे रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है इस कैमरा का है, तो इसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो क्या होगा, ये हमारा जो यहाँ पे जो कैमरा लगेगा वो काम नहीं करेगा। तो ये जो कंपोनेंट है वो रेजिस्टर है और इसको अब हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका दोनों ग्राउंड के साथ इसका कनेक्शन हमें फाइंड करना है। जैसे मैं एक प्रोब को ग्राउंड पे रख लेता हूँ और एक प्रोब को यहाँ पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पे चेक करने के बाद चलिए ये साइड बीप नहीं दे रहा है और जो दूसरा साइड है उसमें चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो दूसरा साइड भी बीप नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है वो सीरीज कनेक्टेड है। इसको हम निकाल के बाहर नहीं कर सकते। इसको निकालने पर क्या हो जाएगा, इसका लाइन ओपन हो जाएगा। और ये कंपोनेंट फॉल्टी है तो हमें इसको क्या करना होगा, इसको हमें जंपर करना होगा और जंपर करने के बाद इसका जो सोल्यूशन है वो 100% हो जाएगा। मतलब कोई कंपोनेंट का कनेक्शन किस कनेक्टर के साथ है वो आप बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए मैं आपको जो दूसरा कंपोनेंट है उसका कनेक्शन भी मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये दूसरा कंपोनेंट भी इसी का है और जो तीसरा कंपोनेंट है वो भी इसी का है। तो ये शायद बोथ कैमरा का भी हो सकता है। तो मैं इस कैमरा से भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो अगर मानिए आपको ये फ्रंट कैमरा में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ये फ्रंट कैमरा का जो कनेक्टर है, तो दोस्तों आप देख रहे हो ये जो फ्रंट कैमरा है इसका जो कनेक्टर है थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, आपको इसको इस तरह से ऊपर कर लेना है और फिर इसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको निकाल के आप बाहर कर सकते हो और जो दूसरा जो सही वाला कैमरा है उसको फिर से यहाँ पे डाल के लॉक कर सकते हो। लेकिन कैमरा को डालने के बाद भी अगर फॉल्ट सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको फिर इसी तरह से इस कैमरा को जिस तरह से हमने चेक किया उसी प्रोसेस से आपको इसको भी चेक करना है। तो चलिए मैं इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रोब को रख देता हूँ और फिर इसका सारी पिनों में मैं इस तरह से कनेक्शन चेक करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मतलब ये जो कंपोनेंट है वो कॉमन कंपोनेंट है, इसका भी है और इसका भी है, बोथ कैमरा का कॉमन कंपोनेंट है। तो अगर एक कंपोनेंट फॉल्टी हो जाता है तो दोनों कैमरा काम नहीं करेगा। तो अगर दोनों कैमरा काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आपका बोर्ड फॉल्टी हो सकता है, तो बोर्ड को रिपेयर करें। अगर सिंगल कैमरा काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आपका कैमरा में फॉल्ट हो सकता है। तो उस टाइम पहले कैमरा को रिपेयर करके देखिए। और तो इस तरह से फ्रंट कैमरा हो या बैक कैमरा हो तो उसको रिपेयर करने के लिए पहले हमें कैमरा को रिप्लेस करके देखना है। या तो कैमरा को रिप्लेस करने से पहले आप बोर्ड का टेस्टिंग भी कर सकते हो, जैसे इससे जुड़ी कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हो और उसमें फॉल्ट है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करके, और फॉल्टी दिख रहा है तो उसको रिपेयर करके और फिर उसी कैमरा से ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर कंपोनेंट फॉल्टी नहीं दिख रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कैमरा को बदल के नए कैमरा को डाल के और फिर एक बार चेक करना है। तो अगर फॉल्टी होगा तो कैमरा में होगा या तो बोर्ड में होगा, इससे आगे का कोई फॉल्ट नहीं होता। इससे आगे इसका जितने भी कनेक्शन होता है वो मोस्टली मतलब मोबाइल का सीपीयू के साथ होता है। तो सीपीयू में फॉल्ट आएगा तो मोबाइल डेड हो जाएगा। तो अगर कैमरा में फॉल्ट आता है तो मोस्टली आपका जो फॉल्ट है इसी सेक्शन में आने का रहता है।
तो दोस्तों कैमरा के बाद चलिए मैं आपको एक और कनेक्टर के चेकिंग प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो कनेक्टर है वो टच का है और इस कनेक्टर के साथ यहाँ पे एक आईसी भी डाला गया है। तो ये जो आईसी है वो टच का है। तो मानिए आपका टच में कोई क्रैक नहीं है, मतलब टच बिल्कुल सही दिख रहा है। लेकिन अगर आपका टच काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इस आईसी के सराउंडिंग में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं, तो सभी कंपोनेंट को आपको चेक करना है। तो सभी कंपोनेंट्स, तो ये जो कंपोनेंट्स है वो मोस्टली कैपेसिटर है। सभी कंपोनेंट आप देख सकते हो कैपेसिटर्स है। तो कैपेसिटर में आप चेक करोगे तो मतलब इसको दोनों इन में चेक करने पर बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से बीप का साउंड नहीं आ रहा है कहीं पे। तो इस तरह से इस सारी कंपोनेंट को आप चेक कर सकते हो। लेकिन मानिए कोई कंपोनेंट आपको फल्टी लग गया तो उस कंडीशन में इसको रिपेयर करने के लिए आप पहले क्या करो, ग्राउंड के साथ इसका कनेक्शन चेक करो। तो इस तरह से चेक करने पर आप देख सकते हो एक कनेक्शन, एक कंपोनेंट का एक कनेक्शन ग्राउंड के साथ है और जो दूसरा कनेक्शन है वो प्लस के साथ होगा। तो ये जो मतलब प्लस पिन हो गया इस कैपेसिटर का, तो इसका कनेक्शन 100% इस आईसी के साथ होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आईसी का किसी पिन के साथ इसका कनेक्शन होगा, मतलब आईसी का इस पिन के साथ इसका कनेक्शन है। तो इसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो क्या होगा, इस आईसी को मतलब जो भी सिग्नल यानी कि वोल्टेज अगर दे रहा है तो वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, टच हमारा काम करना बंद कर देगा। तो इसको रिपेयरिंग करने के लिए आप इसको सिर्फ निकालने से भी काम करेगा, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है। ये शॉर्टिंग हो जाने के बाद ये वोल्टेज को मतलब बाईपास कर देता है ग्राउंड की तरफ। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको सिर्फ निकाल सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो पैरेलली कनेक्टेड कंपोनेंट होता है उसको निकालने से भी काम चल जाता है। तो हो सके तो आप इसको रिप्लेस करें। रिप्लेस करने के टाइम में आपको क्या करना है, इसका साइज जितना है उतना ही साइज का दूसरा कंपोनेंट डाल देना है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है उसमें कोई रीडिंग नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो रीडिंग का कोई आता पता नहीं होता है। तो इसको रिपेयर करने के लिए सेम साइज का कंपोनेंट को आप डाल सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, इसको सिर्फ निकाल के छोड़ सकते हो। तो फिर भी आपका जो टच है वो काम करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे मानिए कोई कंपोनेंट आपको फल्टी नहीं मिला, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, बोर्ड में जहाँ पे कनेक्टेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको निकालने के बाद इस तरह का कनेक्टर है इसका। तो इसके कनेक्टर के पास भी एक कैपेसिटर आप देख सकते हो इस तरह से। तो ये कैपेसिटर फिलहाल बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब सही है। तो इसका ग्राउंड चेक करते हैं। तो एक पिन ग्राउंड है और एक पिन पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव पिन हो गया। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कंपोनेंट मतलब जो कैपेसिटर है इस टच का है या नहीं है, तो उसको भी हमें कंफर्म कर लेना है। तो इस साइड में चेक करने पर मतलब किसी पिन के साथ ये बीप नहीं दिया। तो अब टच का जो दूसरा साइड है उसमें चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से एक कंपोनेंट टच के कनेक्टर के साथ बीप दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कंपोनेंट है टच का ही है। तो अगर ये फल्टी होता, ये इसमें अगर शॉर्टिंग आपको मिलता तो भी आपका जो टच है वो काम नहीं करता। तो टच काम नहीं करता है तो आपको सिर्फ टच बदलने से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि टच का बहुत सारे मतलब कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे इस आईसी टच का आईसी तो यहीं पे डाला गया है उस कनेक्टर के साथ ही। तो पहले इस आईसी के सराउंडिंग के कंपोनेंट को चेक करना है और उसके बाद क्या करना है, बोर्ड के कनेक्टर में, बोर्ड में जहाँ पे टच कनेक्ट होता है उसके बगल में जो कंपोनेंट लगे होते हैं तो उसको चेक करके उसको रिपेयर करना है। और इतना अगर एक कंपोनेंट आपको फल्टी नहीं मिले, ये भी कंपोनेंट बिल्कुल सही है और ये सारी कंपोनेंट भी आपको बिल्कुल सही मिल रहा है, तो आप देख सकते हो मतलब इसका आईसी का जो पिन है वो बाहर की तरफ है। तो इसको आप बहुत ही आसानी से निकाल के दूसरा आईसी भी डाल सकते हो। अगर आपके पास इसी साइज का दूसरा आईसी है या यहाँ पे मॉडल नंबर भी लिखा गया होता है, तो इसी मॉडल का अगर आपको आईसी मिल रहा है तो मतलब दूसरा आईसी को निकाल के भी इसको डाल सकते हो हॉट गन यूज करके। लेकिन उतना करने में आपको अगर झंझट लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, पूरी टच को बदल सकते हो। तो इस तरह से हम एक एंड्रॉयड मोबाइल का जो टच का रिपेयरिंग है उसको बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए सारी कंपोनेंट्स को चेक करने का, और आपको मालूम होना चाहिए प्रोसेस किस तरह से चेक करना है और रिपेयरिंग करते हैं तो किस तरह से करना है। इसकी बेसिक आइडिया अगर आपके पास है तो आपको मतलब बोर्ड रिपेयरिंग करना या पार्ट्स रिपेयरिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस कनेक्टर के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 2 सिम कनेक्टर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मतलब ये जो सिम कनेक्टर है उसमें फॉल्ट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और उसका रिपेयरिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों सिम कनेक्टर का 6 पिन होता है, आप देख सकते हो इस तरह से 6 पिन सिम कनेक्टर में लगे होते हैं। तो 6 पिन में से 2 पिन हमें प्लस और माइनस के लिए चाहिए, क्योंकि जो सिम होता है वो भी एक तरह का मेमोरी होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो कॉन्टेक्ट होता है, कुछ कॉन्टेक्ट्स, कुछ मैसेजेस और जो सिम का इन्फॉर्मेशन कुछ होता है वो सभी स्टोर होता है। तो वो भी एक तरह का मेमोरी है। तो उसको
ऑन करने के लिए हमें पहले वोल्टेज देना ज़रूरी होता है। तो वोल्टेज देने के लिए मतलब कोई भी 2 पिन इसका यूज किया जाता है, तो उसको हम बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी 4 पिनों में से क्या होता है कि जो माइनस के साथ, मानिए ये माइनस है, पता नहीं है लेकिन मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि कौन सा माइनस है। तो मानिए अभी हम एज्यूम कर रहे हैं, तो मानिए अगर ये माइनस है तो माइनस के साथ जो भी पिन होगा तो वो डमी पिन होता है, उसका कोई यूज नहीं होता है। समटाइम्स क्या हो जाता है, ये माइनस है तो ये अपोजिट होगा प्लस, और प्लस और ये ऊपर वाला जो पिन होता है माइनस का, उसको कनेक्शन किया जाता है। तो इस तरह से कनेक्शन करने पर सेम पिन हो गया, मतलब एक ही फंक्शन के लिए 2 पिन का यूज भी किया जाता है, या समटाइम्स इस पिन को मतलब माइनस से ऊपर वाला जो पिन होता है उसको खाली छोड़ा जाता है। जैसे यहाँ इसमें 6 पॉइंट्स में टोटल 2 पॉइंट्स, जैसे एक ए पॉइंट हो गया और एक ए पॉइंट हो गया था। एक पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट जिसमें पावर आईसी 1.8 वोल्ट सप्लाई देके सिम को ऑन करता है, और दूसरी नेगेटिव हो गया क्योंकि पॉजिटिव के साथ ऑलवेज नेगेटिव सप्लाई चाहिए, तो ये दोनों पिन वोल्टेज देने के लिए यूज होती है। उसके बाद ये जो नेगेटिव पॉइंट है उससे ऊपर वाला एक पॉइंट वो नॉट कनेक्टेड है, जो किसी पिन से कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन किसी किसी में आप ये प्लस और ये डमी पिन ये दोनों को कनेक्ट किया हुआ होता है, तो ये कनेक्ट हो या ओपन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा पिन है, इसका यूज नहीं किया जाता है। और बाकी जो ये 3 पिन है इसको रीसेट, क्लॉक और डाटा पिन बोला जाता है। तो ये तीनों पिन सिम आईसी से जुड़ी होती है, और सिम आईसी से सेम इंफॉर्मेशन पावर आईसी में जाती है। तो इस तरह से हमें प्लस और माइनस के लिए 3 पिन यूज हो गया, और उसके बाद जो बाकी 3 पिन होता है उसमें डेटा, क्लॉक और रीसेट 3 सिग्नल होता है, जो मतलब सिम आईसी या तो पावर आईसी को दिया जाता है, क्योंकि जो सिम है उसको स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस माना जाता है। तो सिम का इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए हमें ज़्यादा स्पीड का ज़रूरत नहीं होता है। तो जो स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस होता है जैसे सिम, और उसके बाद जो स्पीकर होता है, जो रिंगर होता है, और जो एयर स्पीकर होता है, तो उस सभी को स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस माना जाता है। तो सभी का कनेक्शन पावर आईसी के साथ किया जाता है, मतलब सभी का अलग अलग एक आईसी होना ज़रूरी है, लेकिन सभी को अलग आईसी डालने के बाद बोर्ड का स्पेसिंग भी बढ़ जाता है। तो अभी बोर्ड को मतलब कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए सभी आईसी को एक ही में कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है। तो मोस्टली जो स्लो प्रोसेसिंग डिवाइस है उसको पावर आईसी के अंदर, उसका जितने भी आईसी होता है उसको पावर आईसी के अंदर डाल दिया जाता है। और जो फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस है जैसे कि मेमोरी कनेक्टर हो गया, टच हो गया, और जो डिस्प्ले हो गया, तो इस तरह का जो कनेक्टर है तो सभी का जो सिग्नल्स होता है उसे मतलब सीपीयू के साथ कनेक्शन किया जाता है, क्योंकि सीपीयू क्या है, फास्ट है, तो मेमोरी से भी जितने भी इन्फॉर्मेशन जाएगा उसको भी फास्ट करना है, टच को भी फास्ट रिस्पॉन्स करना है, और जो डिस्प्ले है तो उसमें ग्राफिक का इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर किया जाता है तो उसको भी फास्ट करना है। तो इस तरह से स्लो प्रोसेसिंग और फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइस को डिफरेंट आईसी के साथ कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद नेटवर्क प्रोसेसिंग होता है तो उसका अलग ही सेक्शन होता है, और उसके बाद कुछ और आईसीज और सेक्शंस बनाया होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्लैश के लिए एक सेक्शन बनाया गया है यहाँ पे, मतलब जो हाई वोल्टेज किसी को अगर देना है तो उसके लिए भी इस तरह से एक सेक्शन को बना दिया जाता है। जैसे डिस्प्ले के अंदर के जो लाइट होता है, एलईडी होता है, तो उसको ग्लो करने के लिए एक सेक्शन हो जाता है डिस्प्ले लाइट आई सेक्शन, और फ्लैश के लिए भी इस तरह का एक सेक्शन हो जाता है। तो अगर फ्लैश काम नहीं कर रहा है तो आपको इस तरह का जो सेक्शन होता है उसको भी रिपेयरिंग करना पड़ सकता है। तो इस सिम को रिपेयरिंग करने के लिए, सिम में मानिए सिम डालने के साथ आपका जो मोबाइल है वो ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि मतलब सिम का जो वोल्टेज पिन है उसमें अगर शॉर्टिंग हो जाता है तो क्या होता है, जब हम सिम डालते हैं तो तब भी क्या होता है, सिम कनेक्टर में वोल्टेज सेंड करता है पावर आईसी। तो अगर हम सिम नहीं डालते तो उस कंडीशन में पावर आईसी सिम कनेक्टर को वोल्टेज नहीं सेंड कर रहा होता है। तो अगर समटाइम्स क्या हो जाता है, सिम डालने पर मोबाइल ऑन नहीं होने का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन सिम नहीं डालने पर मोबाइल ऑन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो प्लस पिन है उससे कनेक्टेड उस लाइन में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं पैरेलली, जैसे कि कैपेसिटर्स होते हैं 99% और समटाइम्स रेजिस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन 99% केस कैपेसिटर का होता है। तो कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है तो क्या होगा, माइनस और प्लस को ज्वाइन कर देगा, तो इसको अगर वोल्टेज जो भी मिलेगा वो माइनस में चला जाएगा, और माइनस में चला जाने पर मतलब पावर आईसी को शॉर्टिंग फील होगा, तो क्या होगा, मोबाइल को ऑन नहीं होने देगा। तो उस कंडीशन में हमें इसका जो प्लस पिन है उसको रिपेयर करना है। और समटाइम्स क्या हो सकता है, सिम डालने के बाद भी सिम शो नहीं करना है, इंसर्ट सिम नॉट वैलिड, सिम एरर, इस तरह का कोई भी अगर सिम से रिलेटेड कोई फॉल्ट आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो बाकी 3 पिन्स होता है उसको चेक करना है। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। एक प्रोब को ग्राउंड कर लेता हूँ और एक प्रोब को चेक करता हूँ। तो ये माइनस नहीं है, यहाँ पे ये भी माइनस नहीं है, ये भी माइनस नहीं है, ये भी माइनस नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो ये जो प्रोब है वो माइनस है। और माइनस के बाद ऊपर ये जो पिन होता है वो डमी पिन होता है। और समटाइम्स क्या होता है,
प्लस के साथ जोड़ा होता है। तो ये माइनस है तो ये पिन क्या होगा, प्लस होगा। और चलिए मैं आपको प्लस और इसका कनेक्शन है कि नहीं है तो देख सकते हो, ये दोनों पिन कनेक्टेड है, मतलब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। और उसके बाद ये बाकी जो 3 पिन्स है वो डेटा, क्लॉक और रीसेट इस तरह का सिग्नल कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। तो मोस्टली जो फॉल्ट आता है वो प्लस पिन में आएगा। तो ये ए और ए दोनों प्लस है, लेकिन मोस्टली आप इसको प्लस माने, समटाइम्स ये खाली होता है तो इसको प्लस हम मानते हैं और इससे जुड़ी जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम ट्रेस करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रिंट है, लेकिन इसके साथ जो कंपोनेंट लगा था उसको निकाल दिया गया है या तो नहीं रखा गया है। तो आप देख सकते हो इसके साथ बीप दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट लगने वाला था वो इस प्लस का था, लेकिन फिलहाल इसमें कंपोनेंट नहीं है। तो इसमें जो कंपोनेंट है वो मतलब सीरियली कनेक्टेड है या पैरेलली कनेक्टेड है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर माइनस के साथ चेक करते हैं। तो इसका एक एंड माइनस है और जो दूसरा एंड है वो प्लस से जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो ये मतलब पैरेलली, यहाँ पे कंपोनेंट नहीं डालने से भी सिम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर कंपोनेंट डालते तो इसको जो मिलने वाला वोल्टेज है वो फिल्टर होके आता है और सिम का जो लाइफ है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो फिलहाल इस प्लस के साथ हमें कंपोनेंट यहाँ पे नहीं मिला। तो चलिए इसके बगल में कुछ और कंपोनेंट्स यहाँ पे, तो सभी को हम ट्रेस कर लेते हैं। तो कहीं पे आप देख सकते हो इस साइड में यहाँ पे एक कंपोनेंट को रखा गया है और ये कंपोनेंट भी पैरेलल होना चाहिए। आप देख सकते हो माइनस के साथ जुड़ा है, तो मतलब ये पैरेलली है, एक कैपेसिटर है, मतलब यहाँ पे नहीं डाल के यहाँ पे एक फिल्टर को डाल दिया गया है। तो इसमें 2 फिल्टर भी डाला जा सकता था क्योंकि प्रिंट यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन इसमें नहीं डाला गया है, यहाँ पे सिर्फ डाल दिया गया है। तो इस तरह से हमें जो प्लस पिन का कंपोनेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है। और प्लस पिन के बाद जो बाकी 1 2 3 पिन है तो उसका कनेक्शन भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके साथ भी कुछ कंपोनेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो मतलब ऑप्शनल होता है, उस कंपोनेंट को रखना उतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हम ट्रेस करके देखते हैं एक बार इसके साथ कोई कंपोनेंट जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो फिलहाल हमें कोई कंपोनेंट्स इसके साथ कनेक्टेड नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हो इस तरह से, मतलब यहाँ पे एक प्रिंट बनाया गया है, तो मतलब प्रिंट तो बनाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर कंपोनेंट को डाला नहीं गया है। मतलब यहाँ पे ऑप्शनल है, मतलब डाल भी सकते हैं, नहीं डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके बाद चलिए ये जो एक और पिन है उसको चेक करते हैं। तो इसके साथ भी कोई कंपोनेंट नहीं जुड़ा है, आप देख सकते हो इस तरह से। यहाँ पे भी चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पे भी कंपोनेंट्स का कनेक्शन नहीं मिला। तो चलिए अब एक और पिन इधर है इस साइड में, तो इसका भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिंट दिया गया है लेकिन कंपोनेंट को नहीं डाला गया है, और इस साइड का कंपोनेंट्स चलिए देखते हैं। तो कंपोनेंट्स नहीं मिला है, मतलब जो डेटा पिन्स, क्लॉक पिन और रीसेट पिन है तो उसके साथ कंपोनेंट्स ऑप्शनल होता है, डाले तो भी चलेगा, नहीं डाले तो भी चलेगा। दोस्तों इसीलिए मोस्टली क्या किया जाता है कि जो वोल्टेज पिन है उसमें कंपल्सरी होता है एक कंपोनेंट एटलीस्ट डालना ही होता है, समटाइम्स 2 या उससे ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकता है प्लस पिन के साथ। लेकिन जो डेटा पिन, क्लॉक पिन और रीसेट पिन होता है तो उसके साथ कंपोनेंट होना ऑप्शनल होता है। समटाइम्स किसी मोबाइल में आपको मिल जाएगा या समटाइम्स नहीं भी मिलेगा। इस तरह से एक सिम कनेक्टर के साथ कनेक्टेड कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हो और उसमें अगर कोई फॉल्ट है तो उसको सीरीज और पैरेलल सेपरेट करके उसका रिपेयरिंग कर सकते हो। तो सिम में फॉल्ट आए तो पहले आपको नई सिम डाल के देखना है, इस सभी टिप को क्लीन करके देखना है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व तो उस कंडीशन में आपको ये जो कंपोनेंट्स मिला इसके साथ, जो पॉजिटिव पिन के साथ था, तो उसको निकाल देना है या तो इसी साइज का दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरह से हम सिम का बेसिक रिपेयरिंग और जो बोर्ड का रिपेयरिंग होता है उसको कर सकते हैं। सिम के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कनेक्टर है वो मेमोरी का कनेक्टर है, और मेमोरी कनेक्टर के बगल में इस तरह से कुछ कंपोनेंट आप देख रहे हो इस तरह से डाला गया है। तो इसका जो पिन है उसको हम इस तरह से अगर टच करेंगे तो इसका जो बॉडी होता है वो माइनस होता है, आप देख सकते हो। तो इसका पिन में टच करने के बाद भी इसका बॉडी में टच हो जा रहा है, तो इसका पिन से हमें इसका कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो पहले हम इस कंपोनेंट का माइनस को फाइंड कर ले यहाँ पे, और ये जो पिन है वो प्लस है, आप देख सकते हो। ये जो पिन है माइनस हो गया और ये जो पिन है वो क्या है, प्लस है। तो प्लस क्या होगा, माइनस के साथ नहीं बीप देगा। तो अब हम चेक करते हैं सभी पिनों के साथ। तो अगर किसी पिन का कंपोनेंट ए होगा तो क्या होगा,
उसी पिन के साथ बीप देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस पिन के साथ ये बीप दे रहा है, और जो बाकी दूसरा पिन है और जो बड़ी है उसके साथ नहीं देगा, क्योंकि जो प्लस है वो मतलब सिर्फ अपने ही पिन के साथ बीप देता है, और माइनस तो कहीं पे भी बीप दे देगा। तो इस तरह से ये जो पिन है वो इस सिम का प्लस पिन है, क्योंकि जो कंपोनेंट है मोस्टली प्लस पिन में ही डाला जाता है, माइनस पिन के साथ कंपोनेंट का जरूरत नहीं होता है। और जो बाकी डेटा पिन और क्लॉक पिन होते हैं तो उसके साथ कंपोनेंट को डाला जा सकता है, आप देख रहे हो इस तरह से, लेकिन ये ऑप्शनल है, नहीं डाले तो भी चलेगा। तो इस तरह से अगर मेमोरी अगर हमारे मोबाइल में डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो पहले हमें क्या करना है, मेमोरी को क्लीन करना है, टिप को भी क्लीन करना है ब्रश से, और फिर भी ना हो तो नए मेमोरी कार्ड डाल के देखना है। तो और फिर भी ना हो तो बोर्ड में प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, एक कैपेसिटर को निकाल के बाहर कर देना है, या तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो। और रिप्लेस करते वक्त आपको इसका साइज सेम टू सेम रखना है। तो इस कवर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मेटालिक पॉइंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये जो सारी मेटालिक पॉइंट्स है वो सभी एंटीना के लिए काम करता है, मतलब कुछ एंटीना के लिए इस तरह का मेटल का स्ट्रिप बना दिया गया होता है, जहाँ पे एंटीना का जो टिप होता है वो टच होता है, जिससे मोबाइल का सिग्नल इन और आउट, और जो मोबाइल का वाईफाई सिग्नल होता है वो भी इन और आउट होने का काम करता है। साथ साथ ब्लूटूथ का भी सिग्नल इससे इन और आउट होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल का एंटीना कौन सा है और वाईफाई और जो ब्लूटूथ होता है उसका एंटीना कौन सा है। तो जो मोबाइल का एंटीना होता है वो सबसे बड़ा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे ये सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पे है। तो ये जो एंटीना है वो मोबाइल का है, और मोबाइल का एंटीना यहाँ पे है, और इसका जो मेन बोर्ड है यहाँ पे है। तो यहाँ का जो एंटीना का सिग्नल है उसको मेन बोर्ड में सप्लाई करने के लिए आपको एक केबल यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक केबल इस तरह से यहाँ पे रखा गया है। तो ये जो केबल है वो उसे RF केबल बोला जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक इस केबल का मेन काम होता है एंटीना का जो सिग्नल होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना। तो इस मोबाइल का जो मेन एंटीना है वो यहाँ पे है, और इसका जो सिग्नल हमें मेन बोर्ड में सेंड करना है, तो इसीलिए इस तरह का केबल को यूज करके इसका जो सिग्नल है उसे मेन बोर्ड में सप्लाई कर दिया जा रहा है। एक केबल अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है बोर्ड से, या मतलब ये जो एंटीना है इसमें कार्बन जम जाता है तो क्या होगा, हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आने का समस्या हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको इस एंटीना टिप को अच्छी तरह से क्लीन करना है, और इस केबल का कनेक्शन को चेक करना है, और जहाँ पे केबल लगता है उसको भी आपको अच्छी तरह से क्लीन करना है। इसे एंटीना सॉकेट बोला जाता है। और साथ साथ आपको क्या करना है, इसका जो पीछे का एंटीना का जो पॉइंट है उसको भी क्लीन करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एंटीना का 2 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें थोड़ी सी कार्बन भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से ब्रश से क्लीन कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, एंटीना का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगा। और इतना करने से भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या करना है, आपको एंटीना कनेक्टर के पास में आपको कुछ कंपोनेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स है सभी एंटीना का जो सिग्नल है उसको फिल्टर करने के लिए रखा गया है। तो इस कंपोनेंट्स को चेक करके जो भी कंपोनेंट आपको फॉल्टी मिले उसको रिपेयर करके मोबाइल का जो नो नेटवर्क का सिग्नल होता है उसको आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कंपोनेंट रखा गया है, इसमें कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टर्स को रखा गया है। तो ये जो सारी कंपोनेंट्स है इस एंटीना के साथ कनेक्टेड होता है। तो इस कंपोनेंट को चेक करना है, और इसमें अगर कोई कंपोनेंट आपको फॉल्टी मिलता है तो उसको रिप्लेस करके या जंपर करके या मतलब रिमूव करके आप उसका सोल्यूशन कर सकते हो। तो किस कंपोनेंट को रिप्लेस करना है, किसको जंपर करना है, किसको रिमूव करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैपेसिटर, रेजिस्टर और कॉइल से रिलेटेड जो वीडियोज है उस सीरीज को देखना है, जिसमें मैंने आपको इसके टोटल फंक्शन से लेके टेस्टिंग से लेके और किस में हमें जंपर करना है, किसको हमें निकालना है और किसको रिप्लेस करना है, इसका मैंने फुल आइडिया आपको उस वीडियो में दिया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों इस तरह से एक स्मार्टफोन का नो नेटवर्क का प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद मानिए इसका जो वाईफाई या ब्लूटूथ में प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे भी 2 टिप बनाया गया है और यहाँ पे भी 1 टिप बनाया गया है। तो ऊपर में जो 2 टिप आप देख रहे हो तो ये वाईफाई का टिप है, और ये जो सिंगल टिप है वो ब्लूटूथ का टिप है। तो अगर वाईफाई में प्रॉब्लम आता है तो उसको भी आप सेम प्रोसेस से इसको क्लीन करके और इसके बगल के कंपोनेंट्स को चेक करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और ब्लूटूथ का प्रॉब्लम है तो उस टाइम में भी आप इसको चेक करके और इसका क्लीनिंग और ये जो कंपोनेंट है उसको रिपेयर करके आप इसका रिपेयरिंग कर सकते हो। तो वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल का नो नेटवर्क का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप इस तरह से कर सकते हो। रिसीविंग या ट्रांसमिटिंग सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए किसी भी मोबाइल नेटवर्क्स में 3 IC यूज की गई होती है, एक एंटीना स्विच, एक RF IC और एक PFO। ये 3 तरह की IC यूज करके मोबाइल की नेटवर्क को ऑपरेट किया गया होता है। 3 तरह की IC में जैसे
ये बड़े आईसी जो यहाँ कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका RFIC जो RF क्रिस्टल के साथ होता है ऑलवेज। और इसके बाद ये PFO हो गया, ये हो गया एंटीना स्विच IC। तो ये 3 IC नेटवर्क सेक्शन में यूज़ की गए होते हैं। जब भी सिग्नल कोई सिग्नल आता है, मान लिए पहले आएगा एंटीना में। एंटीना कहाँ है? एंटीना का पॉइंट ये है। एंटीना से जो भी सिग्नल आएगा पहले इस पॉइंट में टच होगा, इस पॉइंट से होते हुए इसमें जाएगा। इसको एंटीना सॉकेट या एक्सटर्नल एंटीना, ये जो राउंड मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाई है वो ए हो गया पॉइंट। एंटीना का पॉइंट ए हो गया। इसको एंटीना टिप बोला जाता है, इसको एंटीना सॉकेट या एक्सटर्नल एंटीना भी बोल सकते हैं। तो कोई भी सिग्नल आएगा बाहर से, जब भी सिग्नल आएगा तो इस पॉइंट पे आएगा। इस पॉइंट में आने के बाद यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद कहाँ चला जाएगा? इस एंटीना स्विच IC में चला जाएगा। इसमें ये जो सबसे छोटी IC है इसमें जाएगा। तो एंटीना स्विच IC क्या करेगा? ये PFO आने का टाइम में PFO काम नहीं करती है। आने के टाइम में बस यही एंटीना स्विच IC काम करेगी। और एंटीना स्विच IC उस सिग्नल को RFIC में भेज देती है। इस तरह से हम बाहर का सिग्नल रिसीव करते हैं। लेकिन जब भी हम कॉल करते हैं तो जो सिग्नल आती है वो RFIC में आती है। उसके बाद वो सिग्नल 2 तरह की, जैसे हम कौन सा सिम यूज़ कर रहे हैं उसी तरह की सिग्नल हम ये RFIC में आएगी। जैसे 800 to 900 वाले या 1800 to 1900 वाले, इसको ये GSM सिग्नल, इसको DCS सिग्नल बोलते हैं। तो जो भी सिग्नल हो वो PFO में जाएगी, उसके बाद एंटीना स्विच होते हुए बाहर चली जाएगी। तो PFO क्या करता है? बेसिकली जो ये मोबाइल का द्वारा पठाया गया हुआ सिग्नल छोटे कम पावर का होती है, तो उसका पावर बढ़ाने का काम PFO या PA करती है। और पावर बढ़ाने के बाद एंटीना स्विच के जरिए वो एंटीना सॉकेट होते हुए बाहर जो मोबाइल की टावर, जो हमारे नज़दीकी टावर होती है, उस टावर तक चली जाती है। तो इस तरह से कोई भी मोबाइल में सिग्नल इन या आउट होने का काम करती है। PFO है उसका फुल फॉर्म पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और PA का फुल फॉर्म पावर एम्पलीफायर। दोनों नाम एक ही IC का है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। जैसे पहले समझते हैं, जैसे मोबाइल में नेटवर्क सेक्शन क्यों बनाई गई होती है, नेटवर्क सेक्शन क्या है, इसमें किस तरह की IC यूज होती है, इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको नेटवर्क सेक्शन में यूज होने वाली जो IC होती है, 3 IC मेनली यूज होती है नेटवर्क सेक्शन में, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इस IC की इन्फॉर्मेशन के बाद अब इस IC की वर्किंग क्या होती है, मोबाइल में जो है 3 नेटवर्क IC यूज होती है वो क्यों यूज होती है, उसका फंक्शन क्या है, क्यों 3 तरह की IC नेटवर्क सेक्शन में यूज की गई है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। कोई भी वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी के मीडियम से वायरलेस ट्रांसमिशन होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरा वॉइस आप सुन पा रहे हैं, या जो अभी डिवाइस आप लैपटॉप, मोबाइल, जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो जो डिवाइस साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो आपके कानों तक जा रही है। तो इसके बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, जो साउंड सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो ये साउंड कैसे ट्रांसमिट हो रही है? साउंड को ट्रांसमिट करने का काम फ्रीक्वेंसी करती है। जैसे आप बोलते हैं तो जो आपकी आवाज़ निकलती है वो भी एक तरह की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी उतनी पावरफुल नहीं होती है। ये फ्रीक्वेंसी आप देख नहीं पाएंगे, इसको आप, ये एक तरह की वाइब्रेशन होती है जिसको आप उतना ज़्यादा महसूस भी नहीं कर सकते हैं। जब आप उसे रिसीव करेंगे तभी आप इसकी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी के मीडियम से हमारे मोबाइल की जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होती है, या जितने भी वायरलेस सिग्नल है वो इसी तरह की फ्रीक्वेंसी के मीडियम के द्वारा ट्रांसमिट होती है। तो फ्रीक्वेंसी, अब कितना फ्रीक्वेंसी रखे मोबाइल के लिए, ये भी एक ज़रूरी टर्म हो जाता है। जैसे अब सभी चीज़ का फ्रीक्वेंसी प्री डिफाइंड होता है। जैसे अब वर्ल्ड वाइड मोबाइल के लिए एक तरह की फ्रीक्वेंसी, और टीवी के लिए अलग तरह की फ्रीक्वेंसी, इंटरनेट के लिए अलग तरह की फ्रीक्वेंसी, इस तरह की हर एक चीज़ के लिए, FM के लिए फ्रीक्वेंसी, हर एक तरह की वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी का बैंड सेपरेट किया गया हुआ है। तो मोबाइल के लिए जो बैंड यूज होती है वो है एशियन कंट्री में 800 to 900 मेगाहर्ट्ज, और दूसरा बैंड, 2 बैंड है मोबाइल के लिए, एक 800 to 900 मेगाहर्ट्ज और दूसरा है 1800 to 1900 मेगाहर्ट्ज। तो ये दोनों चैनल में से कोई चैनल कंपनियां यूज कर रही होती है। या बेसिकली इसको कैरियर बोला जाता है, जो आपकी आवाज़ जो मोबाइल से जो बाहर निकलती है आपकी आवाज़, तो आपका आवाज़
को कैरी करने का काम ये करती है। तो मोबाइल के लिए फिक्स है 800 to 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 to 1900, दोनों में से कोई एक फ्रीक्वेंसी हर एक मोबाइल कंपनियां यूज करती है। लेकिन बाहर के देशों में 25 से 26 मेगाहर्ट्ज इस तरह की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। तो इसीलिए अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में, इस फ्रीक्वेंसी में काम करने में वाली मोबाइल को आप इसमें यूज करेंगे तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए आपका नेटवर्क अनलॉक हो जाता है। जैसे बाहर में चल रही मोबाइल आपको एशियन कंट्री में लाने पर काम नहीं करने का प्रॉब्लम भी दिखाता है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि उसका दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता। तो इस चैनल जो 800 to 900 चैनल है उसको GSM बैंड बोला जाता है, और जो 1800 to 1900 मेगाहर्ट्ज बैंड है उसको DCS बैंड बोला जाता है। तो ये दो बैंड हो गई। तो कोई भी सिग्नल आएगा तो यही दो बैंड की हेल्प से इन या आउट होगा। तो बेसिकली सिग्नल दो टाइप की होती है, एक आने वाली सिग्नल और एक जाने वाली सिग्नल। जैसे किसी ने आपको कॉल किया तो आपकी मोबाइल में जो सिग्नल आएगी तो वो इनकमिंग सिग्नल होगी, और उस सिग्नल को रिसीविंग सिग्नल भी बोला जाता है। और रिसीविंग को शॉर्टकट में RX आप बोल सकते हैं। जैसे जो सिग्नल कहीं बाहर से आपकी डिवाइस में आ रही है तो उसको आप रिसीविंग या RX सिग्नल कह सकते हैं। अगर रिसीविंग सिग्नल इस बैंड से कोई सिग्नल आ रही है तो उसको RXG बोला जाएगा, जैसे रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम 800 to 900 मेगाहर्ट्ज। लेकिन कोई सिग्नल इस बैंड से आ रही है, 1800 वाले बैंड से आ रही है, तो उसको RXD बोला जाएगा। जैसे 1800 to 1900 से आने वाले सिग्नल को RXD बोला जाएगा। तो इस तरह से दो टाइप की सिग्नल हो गए, रिसीविंग RXG और रिसीविंग RXD। इसी तरह जो हमारे मोबाइल से निकलती है जो सिग्नल उसको आउटगोइंग सिग्नल बोला जाता है, और उस सिग्नल को आप ट्रांसमिटिंग और या शॉर्टकट में आप TXP को डिनोट कर सकते हैं। तो सिग्नल फ्रॉम 800 to 900, जैसे हम मान लिए कोई 8 इस बैंड वाले सिम यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो सिग्नल होगी तो उसको TXG बोला जाएगा। लेकिन अगर हम इस वाले सिम यूज़ कर रहे हैं, ये सिग्नल में काम करने वाले सिम यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारे मोबाइल से सिग्नल आउट होगी उसको TXD बोला जाएगा। तो इस तरह से रिसीविंग सिग्नल भी दो तरह की हो गई और ट्रांसमिटिंग सिग्नल भी दो तरह की हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मोबाइल नेटवर्क सेक्शन का डायग्राम है, और ये बहुत ही छोटी सी पार्ट है नेटवर्क सेक्शन का, ये फुल पार्ट तो नहीं है। तो मैं आपका जो मोबाइल नेटवर्क सेक्शन है उसका जो पार्ट का डिस्क्रिप्शन है वो एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो मतलब मोबाइल का FEM IC से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है। तो दोस्तों मोबाइल के बोर्ड में बहुत सारे IC लगा होता है, जिसमें से मोबाइल का जो नेटवर्क सेक्शन है उसमें 3 IC को यूज़ किया जाता है। तो उसमें से एक IC का नाम होता है एंटीना स्विच, और दूसरा IC को बोला जाता है PFO, या उसी का दूसरा नाम भी है PA। तो PFO का मतलब होता है पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और PA का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर। तो दोस्तों मोबाइल का जो नेटवर्क सेक्शन का सबसे मेन IC होता है उसे RFIC बोला जाता है। तो दोस्तों एक मोबाइल के बोर्ड में जो RFIC होता है वो सिग्नल को इन और आउट करने का काम करता है, यानी कि नेटवर्क प्रोसेसिंग का सबसे जो मेन IC होता है उसे RFIC बोला जाता है। कोई भी सिग्नल जो बाहर से मोबाइल के अंदर आता है तो डायरेक्ट RFIC के अंदर नहीं जा पाता है, उसको पहले दो और ICO के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों उस IC का नाम है एंटीना स्विच और PFO। तो समटाइम्स क्या होता है वो दोनों IC को कंबाइन करके एक ही IC में बना दिया गया होता है, तो उस IC को बोला जाता है FEM। तो आप यहाँ पे जो IC देख रहे हो वो FEM है। FEM का मतलब होता है फ्रंट इन मॉडल। आप यहाँ नीचे देख सकते हो लिखा हुआ है फ्रंट इन मॉडल। फ्रंट इन मॉडल के अंदर दो IC को कंबाइन करके रखा गया होता है, जिसका नाम है एंटीना स्विच। इस तरह से एक एंटीना स्विच, और जो दूसरा नाम है वो है PA। तो PA का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर। तो दोस्तों दोनों IC को इसी में कंबाइन करके रखा गया है, तो इसीलिए इस IC को FEM बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो FEM है वो एंटीना स्विच का भी काम कर रहा है और PA या PFO का भी काम कर रहा है। तो चलिए जानते हैं ये जो FEM है वो क्यों रखा गया है और इसका ऑपरेशन क्या है, मतलब इससे सिग्नल किस तरह से इन होता है और किस तरह से सिग्नल आउट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो बाहर से आने वाला सिग्नल है वो हमारे मोबाइल का एंटीना में आता है। मतलब मोबाइल, हर एक मोबाइल के अंदर एंटीना लगाया गया होता है। वो एंटीना का तो दोस्तों हर एक मोबाइल के अंदर एक
बड़ा सा एंटीना लगाया गया होता है जो मोबाइल के लिए होता है, और 2 छोटे एंटीना भी होता है जो वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए होता है। तो जो सबसे बड़ा एंटीना होता है वो मोबाइल का होता है। तो दोस्तों जो मोबाइल का एंटीना का रेंज होता है वो बहुत बड़ा रखा गया होता है, क्योंकि मोबाइल और जो नज़दीकी टावर होता है उसका डिस्टेंस कुछ किलोमीटर तक का होता है, इसीलिए जो सबसे बड़ा एंटीना होता है वो मोबाइल के लिए रखा गया होता है। और जो बाहर से आने वाला सिग्नल है वो पहले इसी एंटीना में आता है, और दोस्तों उस सिग्नल को जो एंटीना है वो हमारे एफएम आईसी के अंदर सेंड कर देता है। तो एफएम आईसी उस सिग्नल को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद जो रिसीविंग सिग्नल है उससे आरएक्स से डिनोट किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो GSM RX लिखा हुआ है, तो RX का मतलब हो सकता है रिसीविंग सिग्नल। तो दोस्तों जो सिग्नल बाहर से एंटीना से आता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ आवाज़ नहीं होता है, या जो मैसेज कंटेंट है वो सिर्फ मैसेज नहीं होता है, मैसेज को कैरी करने वाला एक अदर फ्रीक्वेंसी भी होता है जिसका रेंज होता है 900 या तो 1800। तो दोस्तों जो कॉलर है जिसने हमें कॉल किया है तो वो कौन सा सिम यूज़ कर रहा है, मतलब उसका जो सिम है वो 900 फ्रीक्वेंसी में चलने वाला है या 1800 में चलने वाला है। तो उसका सिम अगर 900 बैंड में काम करने वाला सिम है तो वो जो फ़ोन करेगा तो उसका जो साउंड या जो भी मैसेज होगा तो उसको 900 वाला फ्रीक्वेंसी उसको कैरी करके अंदर लाएगा। और दोस्तों अगर 1800 फ्रीक्वेंसी वाले कोई कॉलर हमें फ़ोन कर रहा है तो उसका जो मैसेज या मतलब साउंड है वो उसके साथ 1800 का फ्रीक्वेंसी ऐड होकर हमारे मोबाइल में इंटर करेगा। तो दोस्तों यहाँ से जो इंटर करता है वो 900 भी इंटर करता है और 1800 भी इंटर करता है, लेकिन यहाँ इंटर कर जाने के बाद इससे जो आउट होना है मतलब जो RFIC को जाना है तो उसे क्या करता है FMIC उसको सेपरेट कर देता है। मतलब 900 फ्रीक्वेंसी वाला अगर मैसेज है तो उसको इस रास्ते से RFIC को सेंड करेगा, और अगर वो मैसेज में 1800 का फ्रीक्वेंसी ऐड है तो उसको इस रास्ते से मतलब RFIC को सेंड करेगा। तो दोस्तों जो FM है उसका जो मेन पर्पस है वो रिसीविंग के वक्त क्या करता है कि जो फ्रीक्वेंसी आता है उसको आइडेंटिफाई करता है, और अगर वो 900 में है तो एक रास्ते से और 1800 में है तो दूसरे रास्ते से RFIC को सेंड करता है। इस तरह से जो सिग्नल RFIC को जाता है तो RFIC को जाने से पहले उसे फिल्टर किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फिल्टर लगाया गया है, और फिल्टर से पहले आप देख सकते हो कुछ कंपोनेंट यहाँ पे भी लगाया गया है। तो दोस्तों इस कंपोनेंट के द्वारा सिग्नल को फिल्टर किया जाता है। फिर एक छोटा सा फिल्टर भी लगाया जाता है जिसके अंदर कैपेसिटर, कॉइल और रेजिस्टर होता है। तो आप देख सकते हो 900 के लिए एक अलग फिल्टर और 1800 के लिए एक अलग फिल्टर है। और दोस्तों इस तरह से जो 900 और 1800 का सिग्नल है उसे फिल्टर कर लेने के बाद RFIC को दिया जाता है। और दोस्तों RFIC प्योर सिग्नल को रिसीव करता है और उसको फिर से प्रोसेसिंग करके उस सिग्नल के अंदर से जो साउंड का कंटेंट होता है या जो मैसेज होता है उसको निकाल के डिस्प्ले या जहाँ भी जाना है मोबाइल का जिस सेक्शन में सेंड करना है उस सेक्शन में सेंड करने का काम RFIC करता है। तो दोस्तों इस तरह से जो बाहर से आने वाला सिग्नल है RFIC में पहुंचता है और फिर आगे का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अगर मानिए फॉल्ट आ जाता है, मानिए एंटीना में फॉल्ट आ गया तो क्या होगा कि बाहर का जो सिग्नल है वो FMIC तक नहीं आ पाएगा, और इस तरह से हमारे मोबाइल में जो नेटवर्क दिखता है वो नेटवर्क दिखना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मोबाइल में कभी भी नेटवर्क से रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है तो सबसे पहले हमें जो चेक करना है वो RF एंटीना को चेक करना है, मतलब एंटीना को क्लीन करना है और एंटीना के टिप को अच्छी तरह से क्लीन करना है, और उसका जो कनेक्शन है प्रॉपर है या नहीं है वो भी चेक करना है। और दोस्तों आप देख सकते हो एंटीना और जो FM है उसके बीच में इस तरह से कुछ कंपोनेंट भी लगा हुआ है। तो आपको एंटीना से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट होता है उसको भी चेक करना है, उसमें कोई फॉल्ट है तो उसको सीरीज पैरेलल चेक करके उसको अच्छी तरह से रिपेयर करना है। और इतना रिपेयर करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो FM का फॉल्ट होता है। तो दोस्तों FM को आपको बदलना नहीं है, क्योंकि FM फॉल्ट होने का मतलब होता है अगर FM को वोल्टेज अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है तो भी FM में फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये FM का सिर्फ ब्लॉक डायग्राम है, इसका पिन डायग्राम नहीं है। इसका पिन डायग्राम मैं आपको अगले किसी वीडियो में दिखाऊंगा जिसमें मतलब FMIC को काम करने के लिए कौन सा सिग्नल इसको ज़रूरी होता है और कितने वोल्टेज इसको ज़रूरत होता है। तो सभी इन्फॉर्मेशन मैं किसी अगले वीडियो में दूंगा। तो इसको रिपेयर करने के लिए पहले हमें वो सभी कंपोनेंट को चेक करके उसको रिपेयर करना है, और उसके बाद दोस्तों हम जो फिल्टर सेक्शन है या FM के बाद का जो फिल्टर सेक्शन उसको चेक करना है। मतलब FM के अगल बगल में जितने भी कंपोनेंट है सभी को आपको चेक करना है, और सभी को चेक करके जिस कंपोनेंट में फॉल्ट है उसको आपको रिपेयर करना है। और कंपोनेंट में अगर फॉल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो फिल्टर में फॉल्ट हो सकता है, तो कंपोनेंट में अगर फॉल्ट नहीं है तो इस फिल्टर में फॉल्ट हो सकता है, तो आपको फिल्टर को बदलना है। और दोस्तों फिल्टर भी सही है तो फिर RFIC से जुड़ी कोई फॉल्ट हो सकता है, तो RFIC का पिन डायग्राम देख के
उसका भी ट्रबल शूट करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी मोबाइल का नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड जो फॉल्ट है उसका डायग्नोस कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो FEM IC का पिन डिटेल है, जिसमें मैं आपको FEM IC का जो ट्रांसमिटिंग का काम होता है उसका एग्जांपल देके मैं आपको इसका वर्किंग और इसका जो टोटल इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर हम सिग्नल मोबाइल से बाहर सेंड करते हैं, मानिए हम किसी को कॉल कर रहे हैं, तो हमारा सिग्नल किस तरह से जाएगा और उस टाइम पे जो FEM IC है वो किस तरह से काम करेगा, तो इसकी एग्जांपल लेकर मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो दोस्तों कोई भी IC को काम करने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरत होता है वो होता है वोल्टेज। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये इसका जो पिन नंबर 18, 7 और 27 3 पिन्स, मतलब ये जो IC है इसका बहुत सारे पिन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 30 लास्ट पिन इसका 30 है। तो दोस्तों इस IC का जो पिन है उसे मैंने इस डायग्राम में सीरियली अरेंज नहीं किया है, क्योंकि मतलब जो पिन का सेम काम है उस तरह की पिन को एक जगह पे मैंने रखा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो FEM IC है उसका पिन नंबर 18, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 27, मतलब तीनों पिन का नाम अलग अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हो VVAT LB, VVAT SB और VVAT PC, लेकिन इसमें जो आने वाला वोल्टेज है वो सेम है, मतलब 3.7 वोल्ट इसमें आ रहा है और जो वोल्टेज आ रहा है वो बैटरी से आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो VVAT लिखा हुआ है, तो VVAT का मतलब होता है बैटरी से आने वाला वोल्टेज, और क्योंकि 3.7 वोल्टेज बैटरी सप्लाई करता है इसीलिए जहाँ पे भी 3.7 जाता है वो बैटरी से ही जाता है। तो बैटरी से जो आने वाला वोल्टेज है उस लाइन में आप देख सकते हो इस तरह से 4 कैपेसिटर को लगाया गया है। तो दोस्तों अगर मानिए इस चारों कैपेसिटर में से कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है या कोई एक कैपेसिटर फॉल्ट हो जाता है, तो जो हमारा मोबाइल होगा वो बिल्कुल डेड हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है वो प्लस के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ने के साथ ही जो बैटरी का प्लस और माइनस पिन है वो भी शॉर्ट हो जाएगा और मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क सेक्शन है उसमें यूज़ होने वाला जो FEM IC है तो उसको बैटरी से 3.7 वोल्ट का सप्लाई किया जाता है इस तरह से, और उस लाइन में इस तरह से कैपेसिटर को लगाया जाता है, और इस चारों कैपेसिटर में से अगर कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो बैटरी में भी शॉर्टिंग आ जाएगा और हमारा जो मोबाइल है वो डेड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर हमारा नेटवर्क सेक्शन में फॉल्ट आने से भी मोबाइल डेड होने का चांसेस होता है, इसका प्रूफ आप यहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों ये था वन टाइप ऑफ वोल्टेज जो हम FEM IC को देते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी वोल्टेज FEM IC को दिया जाता है, जो वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हो जिसका नाम है VR4, मतलब रेगुलेटेड वोल्टेज। तो रेगुलेटेड वोल्टेज आता है फ्रॉम UEM, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो UEM का मतलब होता है यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल, यानी कि पावर IC, और पावर IC के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे ऑडियो IC, सिम IC और लॉजिक का कंट्रोलिंग भी इसमें लगा होता है, तो इसीलिए पावर IC को हम UEM IC भी बोलते हैं, जिसका फुल नेम होता है यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल। तो दोस्तों पावर IC FEM को कितना वोल्ट सप्लाई कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो 2.8 वोल्ट। तो दोस्तों इस FEM IC को काम करने के लिए 3.7 वोल्ट के साथ साथ इसको 2.8 वोल्ट भी देना ज़रूरी है जो पावर IC सप्लाई करता है। तो जहाँ भी वोल्टेज सप्लाई किया जाता है उस लाइन में इस तरह के कैपेसिटर डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हो इस लाइन में भी 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे मानिए शॉर्टिंग हो जाता है तो क्या होगा, इसमें शॉर्टिंग होने से मोबाइल डेड हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग होने से क्या हो सकता है, तो दोस्तों इस लाइन में अगर शॉर्ट हो जाता है तो मोबाइल वाइब्रेट होकर ऑन नहीं होने का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मोबाइल को ऑन करने वाला जो IC है वो पावर IC है। तो पावर IC ऑन होगा, लेकिन मतलब पावर IC क्या जो आगे का सेक्शन है उसमें शॉर्टिंग पावर IC को मालूम होगा, तो पावर IC फिर क्या करेगा, वोल्टेज को ऑफ कर देगा, यानी कि मोबाइल का जो ऑन का प्रोसेस है उसे बंद कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से जो VR लाइन है रेगुलेटेड वोल्टेज का लाइन है, 2.8 वोल्टेज का जो लाइन है, तो दोस्तों इस लाइन में अगर शॉर्टिंग है तो जब आप मोबाइल को ऑन करोगे तो मोबाइल वाइब्रेट होगा, यानी कि ऑन होने के लिए ट्राई करेगा लेकिन पूरी तरह से ऑन नहीं हो पाएगा, मतलब वाइब्रेट होकर फिर मोबाइल बंद हो जाएगा। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है किसी मोबाइल में तो आप क्या कर सकते हो, जो FEM IC है उसका जो रेगुलेटेड लाइन है तो उसकी लाइन की कैपेसिटर को आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हो 3.7 वोल्ट का लाइन, तो ये हाई वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है वो लो वोल्टेज है, तो इसमें जो लगने वाला कैपेसिटर है उसका साइज बड़ा होगा। तो दोस्तों अगर मोबाइल डेड हो रहा है, मोबाइल मतलब शॉर्टिंग आ रहा है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल का जो FEM IC है उसके बगल में जाके जो बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हैं तो उसको पहले आपको चेक करना है, क्योंकि जो बड़े कैपेसिटर होते हैं वो हाई वोल्टेज के होते हैं और जो छोटे कैपेसिटर होते हैं वो लो वोल्टेज के होते हैं।
तो बहुत ही छोटे कैपेसिटर को आपको चेक नहीं करना है, जो सबसे बड़ा कैपेसिटर है उसको चेक करना है। और अगर मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, मतलब ऑन करने पर मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, मीडियम साइज का जो कैपेसिटर है उससे चेक करना है। तो इस तरह से आप एक बड़े कैपेसिटर जो हाई वोल्टेज लाइन में लगता है और मीडियम कैपेसिटर जो मीडियम वोल्टेज में लाइन में लगता है, तो उसको चेक करके मतलब मोबाइल का जो डेड प्रॉब्लम है उसको रिपेयर कर सकते हो। और मोबाइल में अगर हाफ शॉर्टिंग, इस तरह का शॉर्टिंग को हाफ शॉर्टिंग भी बोला जाता है, तो हाफ शॉर्टिंग होने पर एक प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब मोबाइल ऑन होकर बैटरी का ड्रेनेज ज़्यादा होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मोबाइल वाइब्रेट होकर ऑन नहीं होने का भी हो सकता है। तो उस तरह के प्रॉब्लम में आपको ये VR लाइन का जो मीडियम टाइप के कैपेसिटर होते हैं FEM IC के अगल बगल में, उसको चेक करना है और उसको रिपेयर। तो दोस्तों ये जो लाइन है वो लाइन मतलब RFIC जो FEM IC है उसको इनेबल करने के लिए देता है। मतलब इसको जब भी इसको इनेबल करना है, RFIC को FEM IC को कोई सिग्नल सेंड करना है, तो पहले इस IC को इनेबल करना ज़रूरी होता है। मतलब इसको पहले प्री इन्फॉर्मेशन देना होता है, मतलब हम अब सिग्नल को सेंड करने वाला है, मतलब तुम काम के लिए रेडी हो जाओ। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो RFIC FEM को इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसके लिए ये 3 पिन का यूज किया जाता है दोस्तों। तो चलिए अब बाकी पिनों के इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो बाकी पिनों में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पिन नंबर 25 और पिन नंबर 26 2 पिन है। तो इसमें आप देख रहे हो UPP लिखा हुआ है, तो UPP से एक सिग्नल आने वाला है, और UPP का मतलब हो जाता है दोस्तों CPU। तो दोस्तों जब भी हम कॉल डायल करते हैं तो पहले इस IC को नहीं मालूम होता है, पहले CPU को मालूम होता है सबसे पहले, और CPU को मालूम हो जाने के बाद मोबाइल का जिस सेक्शन को इनेबल करना है उस सभी को इनेबल करने का काम CPU कर देता है। तो मतलब कॉलिंग के दौरान इस IC को भी इनेबल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो IC है वो मतलब फ़ोन का जो सिग्नल है उसको बाहर सेंड करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए इस IC को इनेबल करने के लिए CPU ही इसको सिग्नल सेंड कर रहा होता है। तो दोस्तों इस लाइन में भी आप देख सकते हो एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर इस तरह से जोड़ा हुआ है। तो रजिस्टर जो है वो सीरीज में है और जो कैपेसिटर है वो पैरेलल है। तो इसका जो साइज होगा बहुत ही छोटा होगा, मतलब सबसे जो छोटा रजिस्टर होगा इस लाइन में होगा, क्योंकि सिग्नल वाले लाइन में उतने बड़ा कंपोनेंट का यूज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों CPU के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक और सिग्नल FEM को आ रहा है फ्रॉम UEM में, मतलब यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल यानी कि पावर IC। जो UEM IC है वो भी एक लॉजिक IC के रूप में काम करता है। तो इसको ऑन करने के लिए CPU के साथ साथ इस सिग्नल का भी जरूरत होता है। तो दोस्तों इस लाइन में भी आप देख सकते हो एक छोटा सा रजिस्टर डाला हुआ है और एक छोटा सा कैपेसिटर डाला हुआ है इस तरह से। तो ये है पिन नंबर 26, मतलब ये दोनों इनेबल पिन आप इसको बोल सकते हो। मतलब एक CPU से आने वाला है इनेबल पिन और दूसरा पावर IC से यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल से आने वाला इनेबल पिन। तो इस तरह से 2 इनेबल पिन FEM को मिलने के बाद FEM मतलब काम के लिए रेडी हो जाता है। तो मतलब सबसे पहले इसको वोल्टेज मिल गया, तो इसको 2 वोल्टेज मिला, एक 3.7 एक 2.8। उसके बाद इसको मिला मतलब ये जो CPU का इनेबल सिग्नल, और उसके बाद इसको यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल का इनेबल सिग्नल मिल गया। तो अब क्या होगा, FEM IC बिल्कुल रेडी कंडीशन में आ जाएगा। अब रेडी कंडीशन में आ जाने के बाद ये सिग्नल को आउट करेगा, लेकिन सिग्नल इसमें तो नहीं होता है, सिग्नल इसको RFIC दे रहा होता है। तो RFIC इसको सिग्नल 2 लाइनों से देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिन 22 और पिन 3। तो दोस्तों FEM IC का जो 22 पिन है उसमें आप देख रहे हो GSM 900 फ्रॉम RFIC एंड ये फिल्टर, मतलब RFIC जो सिग्नल देता है तो डायरेक्ट इसको नहीं देता है, मतलब फिल्टर करके इसको दे रहा होता है। तो इसमें जो सिग्नल आ रहा है वो 900 बैंड का है। मतलब मोबाइल में जो सिग्नल इन होता है या आउट होता है तो 900 या 1800 2 बैंड में इन आउट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इससे जो सिग्नल आउट होने वाला है उसका जो रेंज है वो 900, यानी कि आपके मोबाइल में अगर आप 900 में चलने वाले सिम यूज़ कर रहे हो तो जो आपका सिम से सिग्नल आएगा वो इस लाइन से बाहर जाने वाला है। लेकिन आपके मोबाइल में 1800 बैंड का अगर सिम है, मतलब 1800 to 1900 बैंड को 1800 बोला जाता है। तो दोस्तों ये 2 लाइन हो गया, मतलब दोनों लाइन में से कोई एक लाइन यूज होता है, दोनों लाइन सेम टाइम नहीं यूज होता है। मतलब वो डिपेंड करता है आपके मोबाइल के अंदर कौन सा सिम चलता है। तो वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन होता है सभी का अलग अलग एक फ्रीक्वेंसी का चैनल होता है। तो मोबाइल के लिए जो चैनल है वो 900 है और दूसरा जो चैनल है 1800 है। तो कोई भी अगर मोबाइल कंपनी अपना खोलता है तो मतलब 900 बैंड का कोई एक सिग्नल फ्रीक्वेंसी आपको लेगा, या तो 18 to 1900 बैंड का कोई फ्रीक्वेंसी वो ले सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे मोबाइल में